इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक एंट्री आती है एसएससी टेक, जो बड़ी मशहूर है इंडियन आर्मी में। एसएससी टेक एंट्री की डेट सिलेक्शन लिंक्स ओपन हो गई है, यानी कि एसएसबी इंटरव्यूज की डेट्स आ गई हैं। फटाफट पैकिंग स्टार्ट कर दें। ऐसे कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा एसएसबी इंटरव्यूज में आपको अच्छा रिस्पांस मिले, इंटरव्यू बोर्ड्स आपको सेलेक्ट करने का सोचें। आज इस मुद्दे पे हम बात करेंगे एसएसबी ट्रेनर रिटायर्ड कैप्टन एसके सर के साथ। सर, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, एसएससी टेक की डेट सिलेक्शन लिंक्स ओपन हो गई हैं और अभी तक सबने एसएसबी डेट्स भी चूज कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसे एसएसबी डेट्स आ जाती हैं, बहुत पहले आपने हमें बताया था कि मैक्सिमम 14 दिन में तुम्हारे कॉल्स चालू हो जाते हैं। अब जब समय कम है, इस कम समय में मैक्सिमम किस चीजों पे ध्यान रखा जाए कि एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स कैंडिडेट्स को रिकमेंडेशन का सोचें, उनके अंदर क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स पे वो लोग काम करें कि बोर्ड सोचे कि हाँ यार, ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, इसको सेलेक्ट करते हैं। देखिए सर, सबसे पहली चीज तो वेरी राइट, मई से इनकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, मिड ऑफ मई से जी। और जो डेट है लगभग सभी ने सेलेक्ट कर ही ली होगी। बड़ी खुशकिस्मत हैं ये लोग कि इस बार देखिए कट ऑफ भी थोड़ा ठीक ठाक ही रहा जी। अगर बॉयज एंट्री की बात करेंगे तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस आई बिलीव जो 72% गया, बाकी सब 60% पे ही रुक गया था जी। विमेन एंट्री की भी बात करेंगे तो सिविल और मैकेनिकल वाले बड़े खुशकिस्मत से भाई 60% पे ही आपको मौका मिल गया। अदरवाइज कंप्यूटर साइंस 85% तक गया है। हाईएस्ट जो पूरे ओवरऑल भी देखेंगे तो हाईएस्ट वही था 85% फॉर विमेन एंट्री। बट उससे अभी कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जिसने डेट सेलेक्ट करनी थी वो डेट सिलेक्शन लिंक भी आपने देख लिया है, अब डेट भी सेलेक्ट कर ली है। अब जो आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम बच रहा है जी, इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये सबसे बड़ा विषय है इनके लिए। 3-4 चीजें जो मुझे बड़ी कमी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट एंट्री है, ये ध्यान रखें। जो आपका कॉलिंग है, जैसे आप अपने डेट सिलेक्शन लिंक पर जाते होंगे तो उसमें नंबर ऑफ रिपोर्टिंग जो उस दिन की अवेलेबल है वो साथ में आती है। आप देखिए कि 150 के ऊपर 150, 200, 150, 200 की रिपोर्टिंग इनटेक है उस दिन। और स्क्रीनिंग की अपनी एक कैपेसिटी है, सिलेक्शन बोर्ड की रिटेंशन कैपेसिटी है, उसको एक्सीड नहीं कर सकते। फॉर दैट हायर नंबर ऑफ रिपोर्टिंग आपकी जो स्क्रीनिंग रहती है उसमें बिल्कुल सबसे चैलेंजिंग है एसएससी टेक के लिए, मुझे लगता है स्क्रीनिंग। अच्छा, बिकॉज बैच साइज बड़ा है। बैच साइज बड़ा है। दूसरा देखिए क्या चीज है कि पहली चीज, जब कहानी लिखते हैं ये लोग तो कहानी पिक्चर से क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए। ये पहले से कैरी करके आते हैं एक आधी अच्छी स्टोरी स्क्रीनिंग के लिए। ग्रेजुएट लेवल एंट्री कैरी करके ना जाए तो बेहतर रहेगा। आप अपने स्टोरी को बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड रखें। तो इंस्टेड ऑफ मगिंग अप स्टोरीज और आइडियाज, यू ट्राई एनालाइजिंग द स्लाइड और द पिक्चर फर्स्ट। आप जो अभी एक जो काम करें वो ये कि पिक्चर को देखते हुए कहानी बनाने की आदत डालें, ना कि कहानी में पिक्चर को फिट करने की आदत डालें। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा। ये एसएससी टेक वाले कोई कहानी रटी रटाई मत करो। हाँ, क्योंकि आजकल अलग अलग पोर्टल्स पे वो कहानियां मिल जाती हैं, तो वहां से देख लो जी, तो याद कर। जायज बात है कि बहुत बार आपकी जो स्टोरी है अगर शोन पिक्चर से थोड़ा सा इधर उधर जा रही है या आप वो चीज नहीं कर रहे हो, क्योंकि रिपोर्टिंग ज्यादा है तो स्क्रीनिंग में दिक्कत आ जाती है। दूसरा इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है नरेशन, क्योंकि एसएससी टेक में जो बैच साइज है नरेशन और ग्रुप डिस्कशन का थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, जो 18 से 20 के आसपास है ना जी। अब वहां पर जायज बात है, सबको पूरे तरीके से सुनना उतना पॉसिबल नहीं होगा, तो नेक्स्ट बड़ी जल्दी बोल देते हैं। आप कहानी बोल रहे हैं, 2 तरीके से है। एक कैंडिडेट है जिसने कहानी बोलना शुरू किया, उसकी फ्लो ऑफ स्पीच और जो प्रोनाउंसिएशंस हैं उनको देख करके समझ में आ गया कि विद इन नेक्स्ट 20 सेकेंड्स ये कैंडिडेट अपनी कहानी पूरी कर लेगा, तो नेक्स्ट बोलने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि उसने अच्छा किया है।
एक कैंडिडेट है जिसने फिलर्स का ज्यादा इस्तेमाल किया है, स्टैमरिंग ज्यादा है, बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, रबड़ की तरह खींचे जा रहे हो बात को, उसको भी नेक्स्ट बोलने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये बाहर जाने वाला कैंडिडेट है, उसको तो नेक्स्ट बड़ी जल्दी बोल मतलब प्रिसाइज नहीं है चीजें। हाँ, बिल्कुल। तो इनके में नरेशन के टाइम में नेक्स्ट थोड़ा बोल दिया जाता है, वो एक बिल्कुल वो भी दिमाग में कैरी करना चाहिए इनको साथ साथ कि नरेशन बहुत फ्लो ऑफ स्पीच अच्छा होना चाहिए आपका। और बीटेक करने के बाद मुझे लगता है अभिनव सर कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी लिखी हुई कहानी को सही अंदाज में, एक्सप्रेसिव मैनर में अगर वो नैरेट नहीं कर पा रहा है तो छोड़ दीजिए आप फौज का, तो एक जो भी है लाइफ होगी कि नहीं होगी वहां पर, वो तो बहुत मुश्किल चीज हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग करके ही कैन नॉट बी इवन अ गुड इंजीनियर। कम्युनिकेशन आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, अगर आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इंजीनियरिंग फील्ड में भी जाके आप क्या करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट्स जो आप बनाएंगे उनको कैसे आप समझाएंगे लोगों को। ट्रू। तो ये एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है। ये जब कहानी बोलते हैं इधर दे स्टैमर, एक तो भाई बीटेक वालों का जो मैं देखता हूं कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा, क्योंकि ये बोलने में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लिखने में ज्यादा रह जाते हैं, तो बोलने में थोड़ी कमजोरी इनमें दिख जाती है। ऐसा नहीं कि सभी के बाद बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स भी हैं और वही अच्छे कैंडिडेट्स आगे भी जाते हैं, दैट इज अगेन वेरी मच श्योर। फिर उसमें एक और चीज आ गई कि ओवर इलैबोरेट ना करो, बात को जल्दी खत्म करो, ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से पार्टिसिपेट करो। अगर आपका पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, आप कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये कॉम्पिटिट करने के लिए बैठे होते हैं, इनको लगता है मेरी कहानी चुन ली जाए, मैं ही अपनी कहानी बता दूं, ये जो ख्याल आता है इनके अंदर, क्योंकि ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। बीटेक एंट्री मतलब ग्रेजुएशन हो चुकी है, नौकरी अभी मिली नहीं है, 20-22 साल 24 साल नौकरी हो गई है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है इनका। और बीटेक करने के बाद आप घर पे बैठे हुए हो तो घर वालों का भी प्रेशर एक अलग है कि भाई कुछ तो करिए आगे चल करके, है ना। तो ये जो चीजें हैं इसके स्ट्रेस के चलते ये थोड़ा सेल्फिश अप्रोच जो इनके अंदर से दिखता है वो नहीं। अगर आप ग्रुप का पार्ट हो तो काइंडली कंट्रीब्यूट योर ग्रुप टू फ्रेम अ कॉमन स्टोरी, वो आपको ज्यादा मदद करेगा। और एक हैप्पी पार्टिसिपेशन होना चाहिए ग्रुप के अंदर, थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व रहो काम के अंदर, दिखावे का इन्वॉल्वमेंट ना रहे आपका। जीटीओ पूरे मैं स्क्रीनिंग की बात कर रहा था अभी तक तो। जी। फिर देखिए अगर हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये प्री कंसीव्ड आइडियाज बहुत कैरी करके आते हैं, कहानियां हैं और इनकी ऑब्जर्वेशंस नहीं बनती हैं। ये थोड़ा सा ना जैसे WAT में ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्सेज बहुत मायने रखते हैं, ये स्टेटमेंट देने में ज्यादा बिजी रहते हैं, तो जो न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो इनको ज्यादा फर्क नहीं डालते हैं इनके असेसमेंट पे, वहां एक दिक्कत इनकी दिखती है। तो ट्राई टू मेक सम ऑब्जर्वेशंस इन योर लाइफ, इवन समथिंग वाज नॉट गोइंग वेरी गुड इनटू योर लाइफ, बट व्हाट यू हैव लर्नड आउट ऑफ इट। आप जिंदगी में अच्छा हुआ खराब हुआ, ह्यूमन बीइंग है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट उससे आपने सीखा क्या, इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, अच्छा नहीं हुआ तो रिग्रेशन कैरी कर लेंगे, सीखा कुछ नहीं, भाई अच्छा नहीं हुआ तो उससे सीख लेते हैं ना कुछ, इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिग्रेटेड अबाउट इट, तो शायद वो ऑब्जर्वेशन बन जाती लाइफ में। ठीक है, ये इनके है दो पार्ट जो मेजर इनके लिए साइकोलॉजी में चैलेंजेस होते हैं, TAT और WAT। TAT सबसे बड़ा चैलेंज होता है, फिर WAT थोड़ा क्योंकि उसका रेशो भी कम है, मगर ये ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्सेस थोड़ा कम दे पाते हैं। अगर GTO की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले जैसा कहा कि ये जो है इतना स्ट्रेस कैरी कर चुके हैं और इस एज पर पहुंच चुके हैं कि इनको लगता है कि सब कुछ जो जल्दी हो जाए, और उस जल्दी के चक्कर में आप दूसरों को भूल जाते हैं, आप अच्छे ग्रुप मेंबर नहीं दिखाई देते हैं, वो सेल्फिश अप्रोच आपके काम में दिखाई देता है। जब ग्रुप में काम करें तो सेल्फलेस होकर के काम करें। ग्रुप वर्क अगर आप सेल्फलेसली नहीं कर रहे हैं, आप ग्रुप के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो आप हमेशा दिक्कत में रहेंगे और आप 5वें दिन बाहर जाएंगे, क्योंकि आपका ग्रुप बिहेवियर फैक्टर 2 नीचे चला जाएगा और बहुत दिक्कत आती है बीटेक एंट्री के साथ इस चीज की। अगेन अ पॉइंट, अगर आप ये कह रहे हैं कि फिर हम अपनी काबिलियत का क्या करेंगे, जब ग्रुप में हैं आप तो आप ग्रुप के ऊपर ध्यान दीजिए, वहां कंट्रीब्यूट करिए।
कंट्रीब्यूशन से भी अपनी काबिलियत दिखाई जाती है, कंपटीशन से नहीं दिखाई जाती है काबिलियत। और आपके इंडिविजुअल पोटेंशियल को देखने के लिए जीटीओ सीरीज के अंदर 3 टास्क अलग रखे गए हैं। लेक्चरेट है, आपको अकेले बोलना है, कमांड टास्क है, आपको अकेले एक टास्क दिया गया है, या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है, आपको अकेले करना है। यहां पर आप इंडिविजुअल पोटेंशियल दिखाइए जाकर के, वो टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, बट ग्रुप में रह करके इंडिविजुअल भागे चले जा रहे हैं, ये एक बड़ी चिंता का विषय होता है बीटेक एंट्री के लिए। सर, बिकॉज आपने स्क्रीनिंग कवर किया, आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट कवर किया, आपने जीटीओ कवर किया, जब एसएससी टेक के एस्पिरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं त्रिशूल में, आपको पता है पोटेंशियल इनकी वीकनेसेस, आई एम श्योर जैसे आप हैं वैसे ही कर्नल पंकज सर हैं, बीइंग अ डिप्टी प्रेसिडेंट, वो तो बहुत ऊपर है। तो आप लोग एसएससी टेक एस्पिरेंट्स को कैसे टीम करते हैं, आप उनके ऊपर कैसे काम करते हैं? देखिए सर, आई नो ये क्लासरूम सीक्रेट्स हैं, बट फिर भी अगर आप कुछ बताना चाहें कि आप एसएससी टेक के बैचेस में जो अपने त्रिशूल में चलते हैं उसमें आप क्या करते हैं? सर देखिए, सबसे पहली चीज तो जब उस चीज को आप पढ़ेंगे, इनके रिस्पॉन्सेस को पढ़ेंगे, उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसकी तरफ ध्यान देते हैं, वो स्टोरी, रादर मैं ये बताऊं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी लोग राइट और रॉन्ग ढूंढते हैं। देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग इन साइकोलॉजी, देयर इज ओनली एक्सेप्टेबल एंड नॉट एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज। तो आप ये क्या है कि जब सही गलत के चक्कर में पड़ते हैं, तो जिसने कह दिया ये गलत है, फिर उसके बाद वो उसको सुधारने की कोशिश नहीं करेगा, वो कहेगा ये गलत है, तो वो भी बेचारा सही करेगा या दूसरा कोई रिस्पॉन्स लिखेगा, बट उसका कारण नहीं जाना कि आखिर ये रिस्पॉन्सेज इस कैंडिडेट के मन से क्यों निकल रहे हैं। टीएटी इज टेस्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियसली एक बीटेक ग्रेजुएट जो कि मैच्योर है, इसके पास ट्रेनेबिलिटी नहीं है, इसकी टोटल ट्रेनिंग 11 महीने की है, अब 11 महीने में उतना आपके अंदर सुधार नहीं आएगा जितना 4 साल की ट्रेनिंग में एनडीए वाला छोटा बच्चा ला सकता है। उसको बड़ा माहौल मिल रहा है, ज्यादा लंबा माहौल मिल रहा है उस चीज के लिए। तो आपकी ट्रेनेबिलिटी तो ड्यू टू योर एजुकेशन एंड एज फैक्टर वैसे ही थोड़ी सी कम हो गई आपके अंदर। अब उसके बाद आपने वो कारण नहीं जानने की कोशिश की कि ये लड़का आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, भाई इसमें कैसे सुधार लाया जाएगा, उस कारण को इसके मन से कैसे हटाया जाएगा, तब तक वो चीज नहीं हो सकती है। और वो इंडिविजुअल बैठ के होता है, इंडिविजुअली आपको हर किसी से बात करनी होती है, उसके डोजियर को देखना होता है कि ये आखिर क्या है। टीएटी का इंटरप्रिटेशन इट इज नॉट लाइक कि कहानी लिखी है और ओवरऑल ऊपर से पढ़ करके ये बढ़िया है, ये ऐसा है। अभी आप डोजियर इवैल्यूएशन करते हैं सर, देयर इज लाइक नीड ऑफ हीरो, प्रेस ऑफ नीड, कहां से आ रहा है ये। एक वो होता है सोशल कॉग्निशन एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन स्केल, उस पे ये कितना रेट होगा ये अगर इस तरीके की कहानी लिखी जा रही है। तो ये सब चीजों की तरफ कौन ध्यान देगा? एक असेसर का ही काम है कि उसके ऊपर ध्यान दे और उसके ऊपर उस बच्चे को बताए, बैठा के समझाए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तब जाकर के सुधरेगा ये काम, है ना। आपने WAT रिस्पॉन्सेज देखे यार, इसमें से कितने ऑब्जर्वेशनल रिस्पॉन्सेज हैं, कितनी स्टेटमेंट लिख रहे हो, ये इसके ऊपर गौर करना पड़ता है और उससे बात करनी पड़ती है 1 to 1 इंडिविजुअली। आपके PIQ फॉर्म में आप क्या लिख रहे हैं, डोजियर में आप क्या बोल रहे हैं, दोनों में कुछ तालमेल है भी या ऐसे ही हवा में तीर चल रहा है। आपका जनरेटेड पर्सोना कहीं और जा रहा है, क्रिएटेड पर्सोना कहीं और जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फिर रिकमेंडेशन कहां से आएगा? भाई बीटेक एंट्री वाला जो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेता है, वो जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उसके दबाव में चला जाता है कि उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूं, वो सिर्फ अंग्रेजी पे ही ध्यान देता रह जाता है। दूसरा एक वो मिलेगा जो इतना सब्जेक्टिव हो चुका था कि उसकी इमेजिनेशंस बहुत लो होती हैं, दे आर वेरी सीरियसली वेरी लो विद देयर इमेजिनेशंस, एंड इट हैपेंस बिकॉज देयर मेजर इन्वॉल्वमेंट वाज मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट्स। तो जब साइंस और मैथ्स के साथ, क्योंकि आप ये भी देखते होंगे कि बीटेक एंट्री साइंस और मैथ्स पढ़ने में ही रह जाते हैं, इनकी जो रीडिंग हैबिट्स होती हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉवेल्स पढ़ना और तरीके की किताबें पढ़ना, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, ये नहीं करते हैं ये लोग, तो वहां पर इनके साथ दिक्कत आएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल होने की कोशिश नहीं करते हैं। इनके जो अभी तक ये किताबें पढ़ करके आए होते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन उसका कम हुआ है, तो इन्हें जो इनका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कम दिखता है थोड़ा सा, कि आप ग्राउंड पर उस काम को कैसे करेंगे।
ठीक है। तो सोशल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की भी थोड़ी सी कमी दिखती है। इतनी सारी चीजों के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो वो इंडिविजुअल काम आपको करना पड़ेगा। एसएसबी इज नॉट अ मास ट्रेनिंग। अगर आपकी क्लास में 20 लोग बैठे हैं और 20 के 20 एक ही कहानी लिख करके आएंगे तो कैसे सिलेक्ट हो जाएंगे भाई? ट्रू ट्रू। 20 में हर इंडिविजुअल अलग अलग है, उसको देख करके काम करना पड़ेगा। और ये मतलब मल्होत्रा सर तो बहुत सीनियर हैं, वो भी रादर देखिए वो भी डोजियर पढ़ते ही हैं सबका। डोजियर पढ़ते हैं। और उसके बाद वो एक बार बड़े प्यार से समझाते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा है, ऐसे नहीं ऐसे होगा। दूसरी बार वो डांट भी लगा देते हैं, कई बार मैंने देखा है। और वो डांटते इसलिए हैं, वो कहते हैं कि यार इसकी ग्रास्पिंग देखो, अगर मैंने एक बार इसको ये चीज बताई है जी, वो कहते हैं कि गलती ना समझी में हो गई तो वो गलती है, और एक बार होने के बाद फिर वही गलती दोबारा हो रही है तो गलती नहीं बेवकूफी हो गई फिर। तो ओवरऑल पर्पस ये है कि उनका भी ध्यान हर एक कैंडिडेट के ऊपर रहे। अगर कर्नल पंकज सर की डांट और आपकी फटकार एसएससी टेक एस्पिरेंट्स को उनके लक्ष्य तक पहुंचा दें तो व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट। मतलब देखिए दवाई थोड़ी सी ना जो असरदार होती है थोड़ी कड़वी भी होती है, वो उसमें आप ये मत सोचिए कि कोई पैम्पर करेगा हमेशा। बट हाँ मतलब एज फार एज आई नो कि ऐसा मेरी तरफ से तो बहुत कम लगता है कि फटकार दी होगी किसी को जी। आई रिमेन्स वेरी कूल। सर से बिल्कुल लगता है कि हाँ वहां मिल जाएगी बिल्कुल, बट उसके अगेंस्ट अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो ऐसी फटकार अगर मुझे मिलता कभी लाइफ में तो मैं तो सोचता कि अगर मैं इनकी एज में होता और मुझे कोई ऐसा फटकार लगाने वाला खड़ा होता जिससे मेरे को रिजल्ट मिल रहा होता, मैं कहता सर रोज लगा लो, मेरे को रोज एक फटकार आपकी पसंद है, लेकिन आखिर में अगर मुझे मिल रहा है रिजल्ट, दुनिया लास्ट में रिजल्ट से बात करेगी। व्हाट यू आर अ सक्सेस, पीपल विल रोम अराउंड यू। Everyone is he wants to be part of your success. No one wants to be part of your failure. देखिए सफलता का हर साथी मिल जाएगा, असफलता का कोई साथी नहीं होता है। असफलता में आप अकेले खड़े होते हो, ठीक है। तो भाई अगर आपको चीजें मिल सकती हैं और आज आपके पास टाइम है, अगर आज भी आपकी लाइफ में बहाने चल रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा हो गया, ऐसा नहीं तब कर लेंगे, अभी हम ये कर रहे हैं, तो फिर बहाने का कोई इलाज भी नहीं है और फिर उसका कोई असर भी नहीं रह जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एसएससी टेक एस्पिरेंट्स यहाँ पे मैं बोलूंगा कि कंफर्ट लेवल से उठना पड़ेगा। कंफर्ट लेवल से उठो, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आओ, डांट खाओ, फटकार खाओ, लेकिन वर्दी भी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको दिला सकती है, प्रोवाइडेड आप अपने ऊपर मेहनत करने को तैयार हो, प्रोवाइडेड आप एसएसबी ट्रेनर कैप्टन एसके सर, कर्नल पंकज मल्होत्रा सर जो खुद डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इलाहाबाद बोर्ड, भोपाल बोर्ड, उन लोगों की अगर आप बात सुनोगे ना तो अपने ऊपर काम करोगे तो सफलता निश्चित है। 650 से ज्यादा अधिकारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 20 सालों में दे चुका है। अगली बारी आपकी, अगर सच में अपनी इंजीनियरिंग डिग्री का फायदा उठाते हुए आर्मी ज्वाइन करना है, देश को कंट्रीब्यूट करना है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आओ, जहां एसएससी टेक के लिए स्पेशल बैचेस हम हर मंडे को स्टार्ट कर रहे हैं। आउट स्टेशन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास खुद का एसएसबी डॉर्मेट्री है और सर का बनाया हुआ खुद का प्यारा सा जीटीओ ग्राउंड, जहां जीटीओ की बेसिक टेक्निक्स सर समझाते हैं। इन सारी चीजों का लाभ उठाने के लिए कंफर्ट लेवल छोड़ो और त्रिशूल आओ। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे संपर्क करें। याद रखिएगा, सर एंड कर्नल पंकज सर बड़ा पर्टिकुलर है, हम बैच साइज छोटा रखते हैं 10-12 कैंडिडेट्स का, ताकि इंडिविजुअल अटेंशन दी जा सके। इसलिए पहले फोन करें, सीट बुक करें और फिर कमिंग बैच में एडमिशंस लें। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज सर। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फेस करना जरूरी है। आज भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में पास रेट नियर 3.6% है। 3.6% के साथ साथ एस्टॉनिशिंग फैक्ट यह है कि 70% कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग यानी कि पहले टेस्ट से ही बाहर हो जाते हैं। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से एक ट्रस्टेड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की गाइडेंस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेड इन 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो कि खुद सेना में एक जीटीओ अधिकारी थे। उस लेगेसी को आगे ले चल रहे हैं
कर्नल पंकज मेहरोत्रा। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की पूरी तैयारी अंडर गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मेहरोत्रा एंड कैप्टन एसके सिंह, जो जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों ऑफिसर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को एसएसबी इंटरव्यू की गाइडेंस देते हैं। नेचुरली उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ग्रो हो, इसके लिए प्रोग्राम को इस तरीके से शेड्यूल किया है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूडेड है। एस्पिरेंट्स सुबह से शाम तक 14 दिन तक कैंडिडेट्स को रगड़ा मिलता है ताकि वो नेचुरली सिलेक्शन बोर्ड्स में परफॉर्म कर सकें। अगर आपका सपना भी कमीशन्ड अफसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें।